स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 2 में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था, संग जिनवू ने गोतो ryuji से फाइट की थी, लेकिन ये फाइट कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी, इसलिए इन्हें फाइट को बीच में ही रोकना पड़ा था। इसके बाद सर्च और डिस्ट्रॉय मिशंस की जो लिस्ट है उसमें संग जिनवू का नाम ही नहीं था। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिनवू का घर देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से खराब होता है क्योंकि सामान इधर उधर पड़े होते हैं। जिनवू अपनी सिस्टर से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर की सफाई कर देना। जिनवू की मॉम उससे कहती है, मेरे को घर का काम करे हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सभी मिलकर घर की अच्छे से सफाई करें। जिस पर जिनवू भी एक स्माइल देता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तभी इसी दौरान जिनवू की जो माँ होती है वो जिनवू से पूछती है, वैसे जिनवू तुम्हारे पिता का कोई पता चला? जिनवू भी सोचता है, क्या मैं इनको क्या जवाब दूं। इसके बाद जिनवू उन्हें बोलता है, नहीं। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं मालूम। जब मैं अपनी मॉम को यह बात बताऊंगा कि मैं अपने फादर के नक्शे कदम पर चलकर मैं भी एक हंटर बन गया, तो उसके बाद वो क्या कहेंगी। और वो इस पुराने अपार्टमेंट को छोड़ के नया अपार्टमेंट भी नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं आज भी चाहूँ तो एक नया घर बाय कर सकता हूँ, लेकिन इस रीज़न की वजह से मैं अभी भी हर मंथ अपने रूम का रेंट भरता हूँ। उन्हें खोए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी उनका इंतज़ार कर रही हैं और ये इस आशा में बैठी हैं कि एक ना एक दिन वो ज़रूर वापस आएंगे। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर आए हुए होते हैं। वहाँ पर उन सभी लोगों को सब कुछ बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से जो एंट मॉन्स्टर है ये हर जनरेशन में और भी ज़्यादा ताकतवर और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। और इन लोगों की एक और खासियत है, जब ये लोग नए जनरेशन में आते हैं, यानी कि जब नए एंट मॉन्स्टर नए जनरेशन में आते हैं, तो वो अपने पिछले वाले जनरेशन के जो एंट मॉन्स्टर होते हैं उनकी ताकत के साथ साथ उनकी जो नॉलेज होती है ना, वो भी इन लोगों में ट्रांसफर हो जाती है और ये और भी ज़्यादा खतरनाक और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं जो भी घटना हुई थी, और ये लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन को फॉलो करेंगे और उन सभी लोगों को वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। ये सब लोग जो प्लानिंग वगैरह होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता है। बाकी सभी जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उन लोगों को तभी उन न्यूज़ रिपोर्टर में से एक पूछता है, क्या ये चीज़ें उड़ सकती हैं? जिस पर वो बताता है, हाँ, ये सब चीज़ें उड़ सकती हैं। यही कारण है कि कोरिया और जापान ने मिलकर एस रैंक हंटर्स की एक टीम बनाई है जो एक साथ मिलकर इन पर अटैक करेगी और इनका खात्मा करेगी। उधर जब जिनवू रास्ते में जा रहा होता है तो वह अपने फ़ोन में कमेंट्स पढ़ रहा होता है। लोग लिख रहे होते हैं, हमने सुना है कि एस रैंक हंटर सांग जिनवू जो पहले ई रैंक का हुआ करता था अब भी एस रैंक हंटर है, लेकिन देखो यार, फिर भी उसे इस रेड में ले ही नहीं जा रहे। उसका नाम तक नहीं है लिस्ट में, शायद उन लोगों को उस पर भरोसा नहीं होगा। जिनवू बस चुपचाप उन कमेंट्स को पढ़ रहा और उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। आसपास के लोग भी जिनवू को देखते हैं और आपस में बात करते हैं, ये तो जिनवू लग रहा है ना। लेकिन जिनवू उन सभी लोगों को नोटिस कर लेता है, पर वह कुछ कहता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद जिनवू जिन को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम अभी भी होटल में रुके हुए हो? जिस पर जिन उसे बताता है, नहीं, मैंने एक नया अपार्टमेंट ले लिया है। मेरी मॉम ने मेरी थोड़ी सी मदद की तो फाइनली मैंने एक नया अपार्टमेंट खरीद लिया। इसके बाद जिनवू योजन के उस अपार्टमेंट में जाता है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वह कहता है, इतना बड़ा अपार्टमेंट, ये किसके लिए लिया? जिस पर योजन बताता है, क्यों, क्या हुआ? ज़्यादा बड़ा है क्या हम दोनों के लिए? जिनवू कहता है, हाँ, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा तो है हम दोनों के लिए, लेकिन योजन उसे समझाता है, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग काम करेंगे, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और कई एम्प्लॉय। इतने सारे लोग यहाँ रहेंगे तो ये अपार्टमेंट मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं लगता। योजन भी कहता है, अरे यार, अब इनको मैं कैसे समझाऊं? इसके बाद वह जिनवू की बात काटकर उसे बताता है, एक हंटर है जिसने आपसे बात करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं ये कार्ड आपको दे दूं और आप उन्हें कॉल कर लेना। उन्होंने बताया था कि वो कोरिया में 7 जुलाई तक रहेंगे। तभी जिनवू को कुछ अजीब महसूस होता है। वह अचानक अलर्ट हो जाता है। फिर वह योजिन से कहता है, मुझे घर पर कोई ज़रूरी काम है तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसके बाद वह अपनी टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल करता है और तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर योजन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और चौंक कर कहता है, ये क्या था? उसी समय जिनवू का एक शैडो सोल्जर योजन के सामने प्रकट हो जाता है। ये देखकर बेचारे योजन की तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। वह घबराते हुए कहता है,
ये क्या है भाई? दूसरी तरफ हम जिनवू को देखते हैं जो असल में एक दूसरी जगह पर पहुंचा होता है। वहां एक चोर एक लड़की की तरफ चाकू दिखाकर उसे डरा रहा होता है। वह लड़की सहमी हुई होती है और चोर उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे भी यहाँ पहले भी काफी लोगों का मर्डर हो चुका है, तो चुपचाप खड़ी रहो, समझी। लड़की डर के मारे कांधी होती है और चोर उसे और ज्यादा डराने लगता है। तभी अचानक जिनवू पीछे से वहां आ जाता है। वह शांत स्वर में चोर से पूछता है, वैसे तुम ये सब कुछ क्यों करते हो? चोर उसकी तरफ देखता है और भड़ककर कहता है, क्या तुम यहाँ मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो? वैसे भी मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिर वह थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो तो सुनो, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। इतना कहकर वह अचानक बहुत तेजी से जिनवू की तरफ बढ़ता है, उसे मारने के इरादे से। लेकिन उससे पहले ही जिनवू उसकी नाइफ पकड़ लेता है और उसे उल्टा घुमाकर उसी के पैर में घोंप देता है। चोर तेज दर्द से चिल्ला उठता है और नीचे गिर जाता है। जिनवू उसे ठंडे स्वर में कहता है, नॉर्मल लाइफ में वापस जाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। चोर दर्द से कराहरा होता है, जबकि जिनवू लड़की की तरफ देखता है और कहता है, रात और ज्यादा हो रही है, मुझे लगता है कि इससे पहले कि कुछ और हो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। लड़की घबराई हुई होती है लेकिन जल्दी से वहां से भाग जाती है। इसके बाद जिनवू उस चोर की तरफ देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो मिडनाइट से पहले बदल जाओ। फिर वह वहीं पर एक शैडो सोल्जर छोड़ देता है और उससे कहता है, अगर ये मिडनाइट से पहले नहीं सुधरा तो इसे खत्म कर देना। इसके बाद जिनवू सोचता है, लेकिन हाँ यार, अब कल जेजू आइलैंड की रेड शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ हम मिस्टर गोडो रेयूजी को देखते हैं जो अभी भी जिनवू की बातें याद कर रहे होते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं, उस पल जब वह मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मौत करीब आ गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन की शुरुआत में हम कई बड़े शिप्स को देखते हैं जो अलग अलग देशों से जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन सभी का एक ही मकसद होता है, जेजू आइलैंड पर हमला करना। इन शिप्स के अंदर कई हंटर्स होते हैं। यहाँ अलग अलग रैंक के हंटर्स मौजूद होते हैं, एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक और डी रैंक। सभी हंटर्स और हीलर्स यहाँ जेजू आइलैंड पर अटैक करने के लिए इकट्ठा हुए थे। मेनली एस रैंक हंटर्स सीधे जेजू आइलैंड पर उतरेंगे और पहले एंट मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे। इसके बाद वे क्वीन मॉन्स्टर को भी मार देंगे। बाकी जो लोअर रैंक हंटर्स हैं वे बैकअप के तौर पर रहेंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो वे भी फाइट में उतर सकते हैं। यही इन लोगों की स्ट्रेटेजी होती है। सभी हंटर्स काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं। साउथ कोरिया के एस रैंक हंटर्स मिस्टर बेक, मिस चाइन और बाकी सभी लोग उन्हें देखते हैं जो इस समय हेलीकॉप्टर से एंट मॉन्स्टर के मेन बेस की ओर बढ़ रहे हैं। वो वहां जाकर सीधा अटैक करने वाले हैं और सब पूरी तरह तैयार हैं। इन लोगों के साथ एक ए रैंक का हंटर भी जा रहा है जो असल में यहाँ पर पूरी फाइट को रिकॉर्ड करेगा। यानी इनकी लड़ाई को फिल्म की तरह शूट किया जाएगा और फिर इसे टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि लोग इसे लाइव देख सकें। इसके बाद मिस्टर बेक उससे हाथ मिलाते हैं और पूछते हैं, तो तुम लोग इसे कैसे करने वाले हो? जिस पर कैमरामैन जवाब देता है, बेसिकली मैं यहाँ की सारी फुटेज अपनी एडिटिंग टीम को भेजूंगा। वो इसे 10 मिनट के डिले के साथ लाइव टेलीकास्ट करेंगे। वहाँ एडिटिंग होगी, फिल्टर लगेगा और फिर लोग इसे एकदम स्मूथ ब्रॉडकास्ट में देख सकेंगे। मिस्टर बेक हैरानी से कहते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने खतरनाक मिशन में हमारे साथ एक कैमरामैन भी आया है। आखिरकार मिस्टर को सोच क्या रहे हैं? इसके बाद ये सभी लोग थोड़ी और बातचीत करते हैं और तभी वो ए रैंक का हंटर जो कैमरामैन भी है अभी भी थोड़ा बहुत डर महसूस कर रहा होता है। हाँ, हालांकि वो ए रैंक का हंटर है, लेकिन फिर भी इतने बड़े रेड मिशन पर जाना जहां एस रैंक हंटर्स तक नर्वस हैं, किसी के लिए भी आसान नहीं। मिस्टर बेक उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। शायद हमारे साथ कैमरामैन इसलिए भेजा गया होगा क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो चौथा रेड मिशन होने वाला है वो पूरी तरह सफल रहेगा। इस पर कैमरामैन हल्का मुस्कुराता है और कहता है, हाँ चलो ठीक है, थैंक्स, हल्की मुस्कान के साथ कहता है। उसी वक्त मिस्टर बेक के साथ मौजूद एक एस रैंक हंटर बोलता है, हम सब जानते हैं ये पहली और आखिरी बार होगा जब सिविलियंस को एस रैंक रेड को लाइव देखने का मौका मिलेगा। हम पहले ही 3 बार इस मिशन में फेल हो चुके हैं। इस बार हर कोई दिलचस्पी से देख रहा होगा कि आखिरकार इस रेड मिशन का अंजाम क्या होगा। मिस्टर बेक अपने मन में सोच रहे होते हैं, अगर मैं हकीकत बताऊं तो अगर हम इस मिशन में फेल हो गए तो शायद हमारी कंट्री इस दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगी। दुनिया को हीरोज की जरूरत है। सामने हम मिस्टर ब्यूंगू को भी देखते हैं जो कि एक एस रैंक हीलर हैं। मिस्टर बेक उन्हें देखकर कहते हैं, ब्यूंग
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें भी इस मिशन में देखूंगा। इस पर मिस्टर ब्यूंग हल्की मुस्कान के साथ मिस्टर बेक को थोड़ा चिढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे लगा था कि हीलिंग के बिना कहीं मर ना जाओ, इसलिए मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ा। मिस्टर बेक ये सुनते ही गुस्से में आकर चिल्लाते हैं, तुम्हारी तो। इसी बीच ये लोग जेजू आइलैंड के उस खतरनाक जोन के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। मिस्टर ब्यूंग भी अब थोड़े से नर्वस होने लगते हैं। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड पर हम लोग मिस्टर गोटो रयोजी के साथ वहां की सिचुएशन का जायजा ले रहे होते हैं। चारों तरफ का नजारा देखकर मिस्टर गोटो तुरंत समझ जाते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर बड़ा हुआ है। इसके बाद वो सभी लोगों को बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ है और सभी तुरंत अलर्ट मोड में आ जाते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर में मिस्टर बेक, मिस्टर चोई और बाकी सभी जेजू आइलैंड से आ रही रहस्यमयी माना वेव्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। मिस्टर बेक कहते हैं, इस माना वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो तो बहुत ज्यादा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जेजू आइलैंड पर उस बड़े माउंटेन से कई सारे एंट मॉन्स्टर्स हेलीकॉप्टर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, बहुत ही तेजी से। हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है और सामने मिस्टर चोई खड़े होते हैं। वो कहते हैं, चलो शुरू करते हैं। फिर वो अपनी फ्लेयर स्पेयर का इस्तेमाल करते हैं और काफी सारी आग की लपटें उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देते हैं। देखते ही देखते आकाश में ही जलकर खत्म हो जाते हैं। मिस्टर यूंग ये देखकर कहते हैं, हम काफी बेहतरीन हैं। इस पर मिस्टर चोई हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखना। फिर वो एक और दूसरी फायर फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं और काफी तेजी से और भी आरी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं उनका सफाया करने के लिए। कुछ ही पलों में वो सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं, ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर मिस्टर चोई बाकी सभी को बताते हैं, मेरा जो फायर अटैक है वो तो ए रैंक के डंजन्स के लिए तो बिल्कुल सही है। वहाँ के जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके लिए तो काफी है, लेकिन येंट मॉन्स्टर्स जो हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए ये मेरे मैजिक को रेजिस्ट कर पा रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके बाद मिस्टर चोई बिना हिचकिचाए हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। फायर फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वह जमीन पर नीचे आते हैं और फिर फायर अटैक के जरिए आसपास के सभी एंट मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। फिर वो कहते हैं, मजा आ गया। इसके बाद मिस्टर चोई बाकी सभी को बताते हैं, तुम लोग भी हेलीकॉप्टर से नीचे आ सकते हो। इसके बाद बाकी सभी लोग भी हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं एक दूसरी शिप जो कि डिस्ट्रॉयर नंबर 2 का है। इस शिप में बाकी हंटर्स और मिलिट्री के लोग होते हैं। वहां मौजूद हंटर उन सभी को परमिशन देता है कि वो लोग जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही जैमिंग सिग्नल एक्टिवेट होता है, एंट मॉन्स्टर्स अपनी क्यून से जो भी आदेश सुनने वाले होते हैं अब वो सुन नहीं पाएंगे। इसके बाद हम जेजू आइलैंड पर जापानी एस रैंक हंटर्स को देखते हैं जो एंट मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। वहां पर कई टीमें बनाई जाती हैं, जैसे ब्रेव टीम, चार्ली टीम और भी कई अलग अलग टीम्स। फिर हम मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं, जहां मिस्टर चोई फिर से अपना फ्लेम अटैक और फायर अटैक का इस्तेमाल करते हैं और वहां जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। मिस्टर बेक अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, हमारे टीम में मिस्टर चोई का होना ये सच में काफी अच्छा है। इसके बाद इन लोगों के सामने एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें मिस्टर चोई कहते हैं, ये देखो, इसका मतलब क्यून आसपास ही होगी। मिस्टर चोई की आवाज में हल्का सा उत्साह था क्योंकि वे सब उस नज़ारे को देखकर काफी हैरान होते हैं। इसके बाद हम फिर से जिनवू को देखते हैं जो अपना डेली क्वेस्ट पूरा कर रहा होता है। वह सोचते हैं, वैसे आज तो जेजू आइलैंड का रेड शुरू होने वाला था ना, तो क्या मुझे उसका लाइव ब्रॉडकास्ट देखना चाहिए? वैसे भी साउथ कोरिया और जापानी एस रैंक हंटर्स तो काफी स्ट्रांग हैं, तो मुझे इस चीज पे डाउट नहीं करना चाहिए। वे सब कुछ संभाल लेंगे और मेरे बिना भी ये लोग इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा है। इसके बाद हम फिर से मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं जो बेहद तेजी से मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं और क्वीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वे एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां का नजारा देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं, ये देखो, इसका मतलब क्यून आसपास ही होगी। फिर मिस्टर चोई कहते हैं, ठीक है, मैं इन सभी एंट्स को खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी मिस चाइन उन्हें रोकते हुए कहती हैं, वेट एक मिनट, वहां सामने उस वाले एग को देखो, वो तो काफी ज्यादा बड़ा एग लग रहा है। मिस्टर बेक ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो किसी भी तरीके से एंट का एग नहीं लगता, आखिरकार इसमें से क्या चीज निकली है? क्या ये कोई रॉयल गार्ड है? तभी मिस्टर बेक कुछ और कह पाते, उससे पहले ही मिस्टर चोई कहते हैं, हमारा जो मेन गोल है वो क्यून को हराना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जेजू आइलैंड की दूसरी तरफ मिस्टर गोटो योजी की ब्रेव टीम, उनमें से जो काफी सारे हंटर्स होते हैं, एंट्स को खत्म कर रहे होते हैं। वे लोग भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से और आसानी से इन एंट मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं।
लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारे एंट्स इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो और भी एंट्स आ रहे हैं, चलो इन्हें खत्म करते हैं। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक हंटर की गर्दन कट जाती है। बाकी हंटर्स हैरान होकर कहते हैं ये क्या है, और तभी एक और हंटर की भी गर्दन कट जाती है। जैसे ही तीसरा हंटर भी एंट्स पर अटैक करने के लिए जाता है, उसकी गर्दन भी कट जाती है और वह भी खत्म हो जाता है। इस तरह से 3 हंटर एकदम से खत्म हो चुके होते हैं। देखते ही देखते ब्रेव टीम के सभी हंटर्स मर जाते हैं। इस तरफ हम मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं, जिनके सामने काफी सारे एंड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली क्यून के रॉयल गार्ड्स थे। और इनमें से हर कोई एस रैंक के हंटर्स जितना पावरफुल था, मिस्टर बेक, मिस चाइन, मिस्टर चोई और बाकी सभी लोग मिलकर जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं जो कि रॉयल गार्ड्स थे, उन सभी को खत्म कर रहे होते हैं। असल में ये जो रॉयल गार्ड्स होते हैं ये बाकी रेगुलर एंड मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा अलग होते हैं, क्योंकि इनमें से हर एक बेहद ताकतवर होता है। तभी मिस्टर ब्यूंग उन सभी से कहते हैं अरे तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बैकअप देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मिस्टर ब्यूंग भी एक हंटर थे, हालांकि वो एक एस रैंक के हीलर थे, लेकिन फिर भी उन्हें हंटिंग टेक्निक्स अच्छी तरह आती थी और इसी वजह से वो थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स को तो संभाल ही सकते थे। मिस्टर ब्यूंग सभी को रोकते हैं, फिर अपनी बुक निकालते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद वो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके सभी को हील कर देते हैं और एक तरह से ये हीलिंग उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड भी बना देती है, जिससे कि अब ये लोग उन एंड मॉन्स्टर्स से अच्छे से लड़ सकें। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सभी को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हमें सिर्फ रिफ्रेश फील नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। उनके सामने काफ़ी सारे रॉयल गार्ड्स होते हैं। तभी मिस्टर के हर कोई लगभग 10 एंड को संभालेगा। मिस्टर ब्यूंग कहते हैं मेरे पास ए रैंक की कॉम्बैट स्किल है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 को तो मैं भी संभाल सकता हूँ। तभी मिस्टर बेक कहते हैं मैं इतना ज़्यादा क्रेजी भी नहीं हूँ कि एक हीलर के ऊपर डिपेंड रहूँ, तुम सिर्फ पीछे खड़े रहो और हमें बैकअप देते रहो, इन लोगों को तो मैं संभाल लूंगा। एलन की दूसरी तरफ जो दूसरी टीम होती है वो ब्रेव टीम के पास जाती है, क्योंकि उनकी आवाज़ आ नहीं रही होती, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है या कोई बड़ी दिक्कत हो गई है। तेजी से वो लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अपने साथियों पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाते हैं। उनके साथी ज़मीन पर पड़े होते हैं। जब वो और पास जाकर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि क्या ये तो मर चुके हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये सब किया किसने। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, एक बड़ा एंड मॉन्स्टर फिर से आता है और इन लोगों को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम फिर से मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं। इन लोगों ने काफी ज्यादा समय लगा दिया होता है इन एंड मॉन्स्टर्स से फाइट करने में। तभी मिस्टर चोई कहते हैं अरे नहीं, हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट लगाए इन सभी एंड मॉन्स्टर्स को खत्म करने में, हम तो काफी ज्यादा तेज हैं। मिस्टर बेक अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ये सब कुछ हो पाया सिर्फ मिस्टर ब्यूंग की वजह से, क्योंकि उसने हमारी ऊपर अपनी हीलर पावर का इस्तेमाल किया था, जिससे हम लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो गए। तभी इन लोगों को अंदर से काफी ज्यादा तेजी से मना वेव्स महसूस होती हैं। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि सामने जरूर क्वीन है। ये लोग आगे बढ़ पाते, इससे पहले ही मिस्टर बेक कहते हैं रुको, मैं पहले चेक करके आता हूँ। मिस्टर बेक आगे बढ़कर चेक करते हैं और फिर वापस आकर सभी को बताते हैं जो क्वीन है वो एकदम अंत में है और उसके आगे लगभग 8 रॉयल गार्ड्स खड़े हैं। मिस्टर बेक अपने मन में सोच रहे होते हैं ये जो रॉयल गार्ड्स हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, ये एस रैंक हंटर्स जितने पावरफुल हैं, हमें इन पर तेजी से अटैक करके इन्हें खत्म करना पड़ेगा। इसी बीच इन लोगों के साथ जो हंटर आया होता है वो कहता है मिस चाइन, मैं क्वीन को देखता हूँ, आप रॉयल गार्ड्स को देखिए। मिस चाइन भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहती हैं। फिर मिस्टर चोई अपनी फायर अटैक का इस्तेमाल करते हैं और उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगते हैं। बाकी सभी हंटर्स भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं और लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। साथ ही मिस्टर बेग भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। ये देखकर मिस चाइन अपने मन में सोचते हैं ओह, तो मिस्टर बेग की यही बीस्ट फॉर्म है। इसी दौरान उनके साथ जो हंटर आया होता है वो क्यून की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वो मिस चाइन से कहता है मिस चाइन आप तैयार है ना, इन लोगों को आप संभाल लीजिए, मैं क्यून के पास जा रहा हूँ। मिस चाइन भी तुरंत जवाब देती हैं हाँ जाओ। जिसके बाद वो अपनी क्वेक ऑफ प्रोवोकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वो एक ही बार में काफी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा देती हैं। इसके बाद वो हंटर क्यून पर और भी तेजी से अटैक करता है। दूसरी तरफ
इनके साथ जो ए रैंक का हंटर कैमरामैन आया होता है वो अपने मन में सोचता है और कहता है असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। इसी दौरान उसके हेडफोन में उसे बताया जाता है हमने अभी अभी 80% व्यूअरशिप रेटिंग पास कर ली है, तुम्हें और ज्यादा क्लोज जाकर बेहतर एंगल देना होगा। ये सुनते ही वो आगे बढ़ता है और भी बेहतर एंगल से शूट करने की कोशिश करता है। ये सुनते ही वहाँ और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर ब्यूंग आ जाते हैं। वो उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसे पीछे धकेलते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं तुमको मालूम है ना, तुम एक एस रैंक डंजन के अंदर हो और वो भी बॉस लायर में। यहाँ तुम्हारी जिंदगी की कोई भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। फिर वो उसे घूरते हुए आगे कहते हैं अगर तुम थोड़ा सा पीछे रहो तो शायद तुम बच सकते हो, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। कैमरामैन ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो मिस्टर ब्यूंग को गौर से देखता है और अपने मन में सोचता है लोग हमेशा कहते हैं कि एक हीलर के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं होती, यानी कि वो फाइट नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। फिर वो गहरी सांस लेते हुए आगे सोचता है मुझे इसकी जो माना वेव्स फील हो रही है उससे मैं साफ समझ सकता हूँ कि ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और मैं खुद एक ए रैंक का हंटर हूँ, यानी कि ये मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इस बीच बाकी सभी लोग इस बैटल को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि अब ये इस फाइट का आखिरी भाग है। लाइव टेलीकास्ट करने वाली टीम भी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उनकी रेटिंग 85% से भी ज्यादा हो गई थी। ये उनके लिए एक नया रिकॉर्ड होता है और सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। इस तरफ हम मिस्टर बेग और उनकी टीम को देखते हैं जो कि क्यून के ऊपर एक साथ चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। इसी दौरान बाइकोनू भी अपने तेज पंजों से क्वीन पर हमला करते हुए कहता है क्वीन से डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने गार्ड्स के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी क्वीन अपने मुंह से जहरीला अटैक करती है जो सीधे बाइकोनू और डोंगवुक को लग जाता है। लेकिन इसी दौरान माइन बंग अपनी स्पेल बुक का इस्तेमाल करके दोनों को पूरी तरह से हील कर देता है। इसके बाद क्वीन अचानक माइन बंग पर हमला कर देती है, लेकिन तभी उनकी टीम में से एक कहता है इतनी आसानी से तुम हमारे हीलर पर अटैक नहीं कर पाओगी। उसी वक्त मिस्टर चोई अपनी जगह से तेजी से आगे बढ़ते हैं। वो अपने फायर अटैक को चार्ज करते हैं और जोर से चिल्लाते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ। इसके बाद वो पूरी ताकत से अपना फायर अटैक क्यून की तरफ फेंकते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। ये देखकर बाइकोनू कहता है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि क्वीन अब बच नहीं पाएगी। लेकिन तभी क्वीन कुछ अलग तरीके से चिल्लाती है। उसकी चीख से चारों तरफ जबरदस्त विंड वेव्स फैलने लगती हैं। ये देखकर बाइकोनू थोड़ा घबरा कर कहता है मुझे नहीं लगता कि ये मरने की वजह से रो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी को बुला रही है। इसके बाद हमें सुगीमोटो के पास ले जाया जाता है, जो मिस्टर गोटो को जानकारी देता है एंस ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, वे अब टनल की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे जैमिंग सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर गोटो यूजी हैरान रह जाता है और घबरा कर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हमें टनल के अंदर दिखाया जाता है, जहां चाइन अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके क्वीन की गर्दन काट देती है और कहती है ये खत्म हो गया। इसके बाद सभी अचानक एक बेहद पावरफुल आभा को महसूस करते हैं। तभी हमें टनल के अंदर वही एंट दिखाई देता है जिसने बाकी हंटर्स को मारा था। बाइकोनू इस एंट को देखकर हैरानी से कहता है ये चीज कोई भी सेंस नहीं बना रही है। फिर हम देखते हैं कि वह एंट जोर से गर्जना करता है, जिससे चारों तरफ जबरदस्त विंड वेव्स फैलने लगती हैं। बाइकोनू घबराते हुए कहता है एक सिंगल बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगला एपिसोड तो एकदम धमाकेदार होने वाला है। इतने तगड़े ट्विस्ट और एक्शन होंगे कि आपकी उम्मीदों से भी ऊपर। तो तैयार हो जाओ कुछ जबरदस्त देखने के लिए। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, वरना वो जबरदस्त मोमेंट मिस कर दोगे जिसके बारे में हर कोई बात करने वाला है।